अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की संचयन और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसका दूसरा पाठ, सपनों के से दिन, जिसके लेखक हैं गुरुदयाल सिंह जी। तो बच्चों, जो ये पाठ है पंजाबी लेखक गुरुदयाल सिंह की आत्मकथा का एक अंश है। इसमें लेखक ने अपने बचपन के दिनों का वर्णन किया है। उस समय के खेल, चोट लग जाने और माँ बाप के व्यवहार का बड़ा यथार्थ चित्रण इन्होंने किया है। बचपन में अपने साथियों के साथ स्कूली जीवन के अनुभवों का भी लेखक ने सजीव चित्रण किया है। उन दिनों स्कूल का वातावरण कितना नीरस और भयभीत करने वाला होता था, ये तो बताया ही है। इसके साथ साथ इस पाठ में आपको मिलेगा उनके बचपन के दिन, उनका ननिहाल में जाना, छुट्टियों के दिन, स्कूली दिन, अध्यापकों का बर्ताव, इन सब की मिलीजुली घटनाएं जो मन पर गहरी छाप छोड़ती हैं। सपनों जैसे कहते हैं, जब मैं ऐसा सोचता हूं तो ऐसा लगता है सुंदर सपनों जैसे मेरे वो दिन थे, ऐसा मुझे एहसास होता है। इतने वर्षों के बाद भी लेखक को ऐसा लगता है कि मन की इच्छाएं आज भी बच्चों के में वैसी ही होती हैं, बस साधन बदल गए हैं। उनका लकड़ियों के ढेर पर खेलना, चोटें खाना, घावों का मिट्टी से भरना, घर जाकर माता पिता की हमदर्दी भी बनाए रखना और डांट भी खाना, ननिहाल जाना, नानी से मनपसंद चीजों की फरमाइश करना, तालाब में नहाना, प्रकृति से प्रेम करना, फूल और कलियां तोड़कर जेबों में भर लेना और कभी उन्हें चबा के खा जाना, कभी अजीब अजीब सी हरकतें करना, गांव के उसमें तालाब में नहाना, छलांगे लगाना, गर्मियों की छुट्टियों में समय सारणी बनाते रहना और काम को कभी भी समय पर ना करना और ये सोचना कि काम करने से अच्छा है कि एक बार पीटी लेते हैं मास्टर जी से। कुछ बातें तो इसकी इतनी प्यारी हैं कि जब आप सुनेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा और आपको ये भी लगेगा कि हर कक्षा में इस तरीके के बच्चे भी होते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे लेखक ने खट्टी मीठी यादों को इस छोटे सी जो आत्मकथा है उसमें संजोया है और बड़ा हृदय को गुदगुदा देने वाली ये आत्मकथा है। तो ये कह रहा है, बच्चों को स्कूल की पढ़ाई से अधिक अपने साथियों के साथ खेलना अच्छा लगता है। ये तो एक फैक्ट है। स्कूल जाना उन्हें जेल जाने के समान लगता है। लेखक और उसके साथी भी खेलने के बड़े शौकीन हैं। सभी के सभी फटेहाल और लापरवाह थे, ये लेखक बता रहा है। लकड़ी के ढेर पर चढ़कर हम खेलते, कितनी चोटें खाते और जब चोट लग जाती तो उस घाव को मिट्टी से भर लेते। डरते थे ना घर जाएंगे फिर पिटेंगे बताने से। कह रहा है घर जाकर भी क्या होता था, हमदर्दी की बजाय और डांट फटकार पड़ती थी कि क्यों खेल रहे थे, मना किया था ना लकड़ी के लट्ठों पे नहीं खेलना। तो कह रहा है घर जाके भी डांट फटकार होती। कह रहा है और बाप मतलब पिता लोग भी इतने गुस्सैल होते थे उस जमाने के कि अगर नाक मुंह से खून भी आ जाए तो भी वो हमें पीटते चले जाते थे। लेकिन बच्चे इतना सब होने पर भी खेलने चल देते थे। ठीक है, तो ये जो है उस जमाने के बड़ी सच्चाइयां हैं और बड़ी मीठी खट्टी सच्चाइयां हैं। लेखक के साथ खेलने वाले अधिकतर साथी कह रहा उनके जैसे ही परिवारों के, मतलब मेरे जैसी परिवारों के हुआ करते। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो उनकी तरह आसपास के गांवों से आकर ही बसे थे। तो स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां होने पर लेखक ननिहाल यानी अपनी नानी के घर चला जाता। वहां नानी उसे खूब दूध, दही, मक्खन आदि खिलाती और खूब प्यार करती। दोपहर तक वे गांव के तालाब में नहाते रहते। फिर नानी से कुछ खाने की मांग करते। नानी बड़ी खुश हो जाती। नानी अपने पोतों से कहती, देखो ये देखो कितने प्यारे बच्चे हैं, इनसे कुछ सीखो। जिस वर्ष ननिहाल न जाता उस साल गांव के तालाब पर ही लेखक खेलता रहता और मस्ती करके छुट्टियां बिताता। लेखक को पढ़ाई का भय बहुत ज्यादा सताता था। कक्षा में पास होने की खुशी कम होती थी, अपनी अगली कक्षा में चढ़ने का और अगली कक्षा की पुस्तकों का, कह रहा नई किताबों से हमको बड़ा डर लगता था। क्योंकि जबकि अधिकतर मास्टर पुराने होते थे पर नई किताब होती थी, उनको लगता था हर कोई डराता है ना। जैसे हम भी आपको कहते हैं, सुनिए ये क्लास 10th है, जो मस्ती हो गई वो हो गई। जब आप क्लास 10th में आते हैं हर टीचर आता है आपको इतने लंबा उपदेश देता है और वो कहते हैं कि भैया सारे बच्चों को हम डरा धमका के रखते हैं। हम करते हैं ऐसा काम, हम जानते हैं टीचर्स क्यों आपकी भलाई चाहते हैं। लेकिन एक दिन तो मेरी क्लास का एक बच्चा कहने लगा, मैम आप लोग तो कहते ही रहते हो जो कहते हो, जो मेरे घर में मेड आती है पोछा लगाते लगाते थे, भैया जी 10वीं क्लास है ढंग से पढ़ लेना। हम तो कहता मैंने सोचा भैया तेरी कमी रह गई थी। कोई इंसान ऐसा नहीं बचता जो हमें इस बात का उपदेश नहीं देता कि भैया तुम्हारी 10वीं क्लास है 10वीं क्लास है। तो हर समय बच्चों के सिर पे ये घंटी बजाते रहते हैं, हम ऐसा जानते हैं।
क्योंकि बेटा 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट आपको हर इंटरव्यू पे देखे जाते हैं, इस वजह से टीचर्स ये बात कहते हैं। लेकिन हाँ, एक विद्यार्थी होने के नाते हम आपको कितना समटाइम्स मतलब इतना प्रेशर कर देते हैं, इतना दबाव बना देते हैं आपके ऊपर, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। तो अब ये बता रहा है कि मुझे बहुत डर लगता है नई क्लास की जो किताबें हैं उनसे। छुट्टियों की समय सारणी यानी टाइम टेबल तो बनाया जाता, लेकिन उसके आधार पे काम नहीं होता था। जब जैसे जैसे छुट्टियां बीतने लगती तो काम पूरा करने की या न करने की दुविधा में नए तरीके खोजे जाते कि क्या करें यार, काम करें या ना करें। हम लोग जब छोटे थे 60 सुलेख लिखो, हम सोचते थे टीचर कौन सा गिनेगी, तो हम लोग भी क्या करते थे, कई बार 12 के बाद 15 के बाद 17 और इस तरीके से करके कि 60 सुलेख लिखो। बड़ा ना मतलब हम लोगों को इतना कई बार यूजलेस सा होमवर्क मिलता था जो बिल्कुल किसी काम का नहीं होता था, लेकिन वो हमें करना होता था। टीचर को भी ऊपर से प्रेशर होता था, दीजिए होमवर्क, और उसके बाद हमें भी करना होता था कि करना ही है। और सबको नानी के घर जाना होता था। पहले छुट्टियों में मेजर बात यही होती थी कि सारे बच्चों को नानी के घर जाना होता था। तो नानी के घर जाना है, वहां पर भी हम लोग लेके जाते थे कॉपी किताब, और वहां जब बाकी कजन्स वजन से मिलते थे तो मस्ती करने के मूड में किसको मन करता है होमवर्क करने का। तो फिर जब लास्ट होने लगता, एंड होने लगता था, तो हम सोचते थे यार क्या करें, किस तरीके से और ना करना पड़े काम। फिर कह रहा अंत में पिटाई खाना ज्यादा सस्ता सौदा मानकर काम न किया जाता। इतनी हिम्मत तो खैर हमारी कभी नहीं थी, लेकिन कुछ भाई वगैरह इस तरीके के काम जरूर किया करते थे, क्योंकि मैं जानती हूं कि हमारी कक्षा में ज्यादातर लड़के लिखने के बड़े चोर होते हैं। ये आप तो इस बात को जानते ही होंगे। उनको लिखने में बड़ा आलस आता है। कितनी बार तो वो अपनी दोस्त भी इसलिए बना के रखते हैं बहुत सारी लड़कियों को कि भाई वो लिखने विखने का काम उनका कर दें या करवा दें। तो इस तरीके के बच्चों को हम रोज डील करते हैं। तो ये कह रहा है पिटाई खाना। और कुछ ऐसा भी है, शैतान बच्चे आपकी क्लास में जरूर होंगे जो सोचते हैं कि काम ना करना पड़े, भले ही मास्टर जी से थोड़ी बहुत डांट फटकार खानी पड़ जाए, क्या करेंगे, 2 दिन बाहर निकालेंगे, 2 दिन अंदर बिठाएंगे, फिर अपना थोड़ा टाइम में बोल बोल के भूल जाएंगे। ऐसे बच्चे हर कक्षा में होते हैं। तो कह रहा है लेखक को अपने बचपन के एक मित्र ओमा की याद है जो बड़ा मारपीट करने वाला, वो गालियां देने वाला था। वह लड़ाई में सिर से वार करता था और इसलिए बच्चों ने उसका नाम रेल बम्बा रखा हुआ था। रेल का डिब्बा जैसा, वो इंजन। तो वो ऐसा ही था जो पिटाई खाना ज्यादा अच्छा समझता था। लेखक का स्कूल छोटा सा था। सुबह अपनी प्रार्थना सभा में बच्चे कतारों में, लाइन में कतारों में खड़े होते थे। अध्यापक भी पीछे कतार में कतार बांधे खड़े रहते। मास्टर प्रीतम चंद सभी बच्चों की कतारें बनवाते थे। यदि कोई जरा सा भी टेढ़ा हो जाता वे उस पर बाज की तरह झपट पड़ते। हेडमास्टर साहब के गालों पर हाथ की उल्टी ऐसे करके उल्टी उंगलियों की चपत बच्चों को नमकीन पापड़ी जैसी लगती थी। वो बहुत सॉफ्ट है, मतलब बहुत सरल हृदय के हैं, तो वो बच्चों को मारना पसंद नहीं करते थे। स्काउटिंग का अभ्यास कराते हुए उन्हें रंगीन झंडियों को हिलाने का मौका मिलता। पीटी टीचर जो था, उनका पीटी मास्टर, उन्हें शाबाशी देते तो उन्हें ऐसा लगता फौज का कोई तमगा हासिल कर लिया है। उन्हें पीटी की गुड कक्षा में मिले गुड से ज्यादा अच्छी लगती। लेखक को हर वर्ष हेडमास्टर साहब जी किसी अमीर घर के बच्चों की किताबें लाकर दे दिया करते थे। वो बहुत अच्छे हैं हेडमास्टर साहब, इनके सब बच्चों की मदद करते हैं। और ऐसा वो इसलिए करते थे क्योंकि लेखक के माता पिता उसकी शिक्षा पे ज्यादा धन खर्च नहीं कर सकते थे। कॉपियों, पेंसिल होल्डर या स्याही दवात पर मुश्किल से 1 रुपया वर्ष का खर्च हो पाता था। तब 1 रुपए का भी महत्व था। लेखक अपने दोनों परिवारों में से पहला लड़का था जो पढ़ने जा रहा था। उसे पुरानी कॉपी किताबों में से एक अजीब सी गंध आती थी। लेखक को मास्टर प्रीतम चंद द्वारा करवाई जाने वाली परेड, सीटी, बूटों की खटखट, दाएं बाएं घूमना, करते ना दाएं मुड़ बाएं मुड़, ये कह रहा है ये स्कूली पढ़ाई से ज्यादा अच्छा लगता था। कहता हमें ऐसा एहसास होता था जैसे हम तो फौजी हो गए हैं। लेखक ने फौज में भर्ती होने के प्रसंग का भी वर्णन किया है। बच्चों को स्काउटिंग की वर्दी फौज जैसी लगती थी। तो ऐसा आकर्षण बच्चों में होता है, इसीलिए आपको आप देखते हैं ड्रम की बीट पे आपको चलाया जाता है। उससे क्या होता है, एक अनुशासन की भावना आती है और सब बच्चों को मजा भी आता है। मास्टर प्रीतम चंद सख्त व्यवहार के व्यक्ति थे। उनका रंग रूप बड़ा डरावना था। जब वे चलते तो उनके बूटों के पंजों व एड़ियों से भयानक आवाज आती। ऐसा भी होता है, पीटी टीचर जो होते हैं वो उनकी लंबाई चौड़ाई इस हिसाब की होती है और वो बड़े स्ट्रिक्ट भी होते हैं, बड़े सख्त होते हैं। तो पीटी टीचर से ही अनुशासन की स्कूल को अनुशासन में लाने की ज्यादा उम्मीदें की जाती है। तो आप देखते हो हर स्कूल का पीटी टीचर जो है वो बड़ा ही सख्त होता है। मतलब हम लोग तो ये सोचते थे, हमारी तो लेडी टीचर होती थी एक पीटीआई, और हम छोटे थे जब बिल्कुल 5th तक, हम सोचते थे पीटीआई का फुल फॉर्म ही पिटाई विटाई कुछ हो ऐसा होता होगा, क्योंकि वो जहां बच्चों को देती थी इतनी जोर से घुड़क देती थी और हमारी जान निकल जाती थी। तो कह रहे हैं
बच्चों की अक्सर पिटाई पीटी टीचर किया करते थे। एक बार शब्द रूप याद न करने पर उन्होंने बच्चों को मुर्गा बनाकर कान पकड़ने को कहा। हेडमास्टर साहब से यह सब सहन न हुआ, उन्होंने प्रीतम चंद को डांटा। यहां तक कि क्योंकि उनको पहले भी कई बार वार्न किया जा चुका था, बोला जा चुका था, इस बार उन्हें मुअत्तल करके आदेश की मंजूरी के लिए उनका नाम बड़े दफ्तर में भेज दिया गया। काफी दिनों बाद पता चला कि प्रीतम चंद पर नौकरी से निकाले जाने का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। वे अपने बड़े कमरे में आराम से रह रहे थे और बड़े बड़े लड़के उनका काम निपटाने जाते थे। उन्होंने बताया, प्रीतम चंद पिंजरे में बंद तोते को बादाम की गिरी छील के खिलाते रहते हैं और उनसे बातें करते रहते हैं तोते से। लेखक को बड़ी हैरानी हुई कि इतना कठोर मनुष्य तोते से मीठी बातें कैसे कर लेगा। क्या तोते को उससे डर नहीं लगता होगा? किससे? मास्टर प्रीतम से। तो कह रहा इसी प्रकार की खट्टी मीठी यादें लिए हुए मेरा ये जो है जो मेरी आत्मकथा है वो इन सब की से भरपूर है। तो जब हम इनको पढ़ते हैं हमें लगता है ये सभी की कुछ ना कुछ अंश में सभी की आत्मकथा ये है। तो एक तो बेटा इसका ये प्रश्न देख लीजिएगा, कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। आप जानते हो कि आप पूरी कक्षा में 45 बच्चे होंगे, कोई बंगाली, कोई मद्रासी, कोई किसी और तरीके का, लेकिन आप लोग को जब बात करने लगते हो तो कह रहा है कि आधे से ज्यादा साथी उसके हरियाणा के थे या राजस्थान के व्यापार के आए हुए परिवारों से संबंधित थे, लेकिन और उनको एक दूसरे के शब्द सुन के हंसी भी आ जाती थी, लेकिन सबको एक दूसरे के भाव अच्छी तरीके से समझ में आ जाते थे। यानी दोस्ती में, मित्रता में भाषा कोई बहुत बड़ी बाधक नहीं बनती। क्यों? क्योंकि लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के व्यवहार से, लोग एक दूसरे की बातचीत से, एक दूसरे के हाव भाव से ही चीजों को समझ जाते हैं। तो एक तो ये वाला प्रश्न जरूर कर जाइएगा। एक ये तो करके ही जाना है आपको, विद्यार्थियों को अनुशासन में बनाए रखने के लिए पाठ में अपनाई गई युक्तियों और वर्तमान में स्वीकृत मान्यताओं के संबंध में अपने विचार प्रकट कीजिए। इस पाठ में क्या है, सपनों के दिन में, कि विद्यार्थियों के लिए बहुत कठोर यातनाएं दी जा रही है उनको अनुशासन में रखने के लिए। जैसे उसने कहा मुर्गा बना के और उनको और ऊंचा हो जाओ और उसके ऊपर बैग रख दिए टीचर ने। तो ये क्या है, भय और आतंक के पर्याय होते थे पहले स्कूल और विद्यालय और यहां तक कि अध्यापक भी। तो इसीलिए उसने कहा है कि बच्चे और छात्र अध्यापकों से थर थर कांपते थे। लेकिन आज की शिक्षा प्रणाली क्या कहती है, अदालत ने भी शारीरिक दंड पे रोक लगा दिया है, छात्रों को मारना पीटना कानूनी अपराध है, और हम आपको बहुत मनोवैज्ञानिक तरीके से सिखाते हैं, समझाते हैं, और विद्यार्थी भी हमसे इतना डर के नहीं रहते। अगर आपको कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक कि विद्यार्थी, हम लोग उनको अपने भी जीवन की कुछ घटनाएं सुनाते हैं, विद्यार्थी हमें भी अपने चीजों की बात अपने घर की या इधर उधर की बातें बताते हैं, और हम लोग का आदान प्रदान रहता है जैसे विचारों का, है ना। तो बहुत एक जिसे कहते हैं मित्रवत व्यवहार भी कई बार हमें अध्यापकों के साथ अपने विद्यार्थियों का रहता है। मारपीट तो बहुत दूर की बात है। तो ये जो है ना, अनुशासन बनाने के लिए मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा तरीका है। कभी भी हम मार पीट के बहुत अच्छा परिणाम विद्यार्थियों से नहीं ले सकते। हमें कहीं ना कहीं उनके मनोविज्ञान को, उनकी परिस्थिति को, उनको दिमाग को, उनकी प्रतिभा को अलग अलग करके ही समझना चाहिए। ठीक, तो ये प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो आप अच्छे से कर ही जाइएगा। तो ये थी बच्चों एक बड़ी मन को गुदगुदाने वाली कहानी, कौन सी, सपनों के से दिन। ठीक है, आप मुझे आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।